गुड आफ्टरनून एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो डेली आते हैं, जो एडिटोरियल्स आते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ओपिनियंस हैं, और उन सभी चीज़ों में से हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में, और क्या बेसिक और स्टैटिक थ्योरीज हमें आनी चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम उस पर्सपेक्टिव में इस सीरीज में हम पढ़ते हैं। आज है 6 अप्रैल, थर्सडे। देखते हैं आगे क्या क्या है। तो ये वाले आर्टिकल्स हैं हमारे पास। तो आज काफ़ी आर्टिकल्स आए थे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं लेकिन सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। हमें कुछ कुछ आर्टिकल्स ही पढ़ने होते हैं। तो उन सब में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक आज आर्टिकल आया था, सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म। ठीक है। उसके बाद लोकसभा में एक एग्रीकल्चरल बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद आपके एफएक्यू सेक्शन में ओपन सोर्स सीड मूवमेंट के बारे में था। तो हम इससे देखेंगे कि एग्रीकल्चर और सीड्स का क्या रिलेशन है। और एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने कुछ लेक्चर्स पहले भी पढ़ा था, उन्होंने एक नया सर्कुलर निकाला है विद रिगार्ड टू द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। कुछ नए रूल्स जारी किए हैं, वो हम देखेंगे। उस उसके बाद इनकॉइस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसने बे ऑफ बंगाल में कुछ ओशन डिवाइसेस लॉन्च करी हैं, वो हम देखेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में यूनिफाइड कमीशन ऑन टीचर्स एक सरकार ने इनिशिएट करने का फैसला लिया है। तो क्या है वो, किस पर्पस के लिए है वो, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद एक आज इम्पोर्टेंट एडिटोरियल निकला है जो है यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस, जो कि लगभग 22 और 23 मार्च को हुई थी। तो उसके क्या आउटकम्स हैं, क्या हमारे आज के समय में इम्पोर्टेंस है उसकी, क्या इंडिया के कमिटमेंट्स रह चुके हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। और इन सभी से रिलेटेड कुछ कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और वो आप ट्राई करेंगे उन्हें अटेम्प्ट करने का। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहला है, सुप्रीम कोर्ट सेज क्रिटिकल व्यूज ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज नॉट एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो सबसे पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है सरकार का विरोध करने वाले लोग, या फिर जो बॉडी जो सरकार का विरोध करती है, एंटी गवर्नमेंट टाइप आप इसे कह लीजिए, एंटी स्टेट कह लीजिए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसे कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है सरकार की नीतियों के खिलाफ आलोचना करने वाला व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो। ऐसा किस बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? अभी हाल ही में एक मलयालम चैनल जिसका नाम था मीडिया वन करके, उसका जो टेलीकास्ट होता था टीवी पे, जो दिखाया जाता था, उसके जो न्यूज़ आइटम्स थे, उसके जो ओपिनियंस थे, सरकार ने उस पर रोक लगा दिया और बैन लगा दिया, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है। और क्योंकि अगर ऐसा कर रहा है तो वो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी इंडिया टाइप का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ये जो बैन था उसके ऊपर बैन को लिफ्ट करा, और तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। ये पूरा जो आता है सिनेरियो, हम क्या क्या इसमें देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व्ड है, इसमें एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व्ड है, एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है, और इसमें मीडिया इन्वॉल्व्ड है। मीडिया में क्या? प्रेस। तो ये चीजें इन्वॉल्व्ड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है। इसका रेलेवेंस आपका प्री में देख सकते हैं, स्पेशली इन आर्टिकल 19। जो फ्रीडम मिलता है लोगों को कुछ भी कहने का, अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का, वो आर्टिकल 19 से मिलता है। आर्टिकल 19(1) जो कि है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो आर्टिकल है ये सबको राइट देता है, भले ही वो सिटीजन हो या फिर लीगल एंटिटीज हो, जैसे कॉरपोरेट बॉडीज हो गई, जैसे मीडिया के चैनल्स हो गए, उनको खुली छूट दी जाती है कि इस देश में वो कुछ भी चाहें, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ भले ही, लेकिन
कुछ भी चाहें वो बोल सकते हैं, भले ही इंडिविजुअल लोगों के बीच में या फिर सरकार के बारे में जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसी से ही जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन्हें राइट मिलता है कि वो जो पोस्ट करना चाहें, जो दिखाना चाहें वो दिखा सकते हैं। तो वो ये वाला अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो होता है जो जो स्पीच जो है डिफेमेशन को वो प्रमोट करती हो, हेट स्पीच हो, फेक न्यूज़ हो, जो इंडिया की सॉवरेनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, या यूनिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, या दूसरे देशों के साथ संबंध को नेगेटिवली अफेक्ट करती हो कोई स्पीच, उस पर ज़रूर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसे इंस्टेंसेस पे सरकार की आलोचना करने पे नहीं किया जा सकता। इंडिपेंडेंट प्रेस इज वाइटल फॉर द रोबस्ट फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। Press has duty to speak truth to power, a homogenized view on issues that range from। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे देश में प्रेस की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। उसका एक रोल होता है कि जो जो सरकार कर रही है, कैसे कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, खराब कर रही है, सारी इंफॉर्मेशन को ब्रिज करता है लोगों के साथ। कौन? मीडिया करता है। तो मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और दोनों के बीच का कम्युनिकेशन का ब्रिज बने। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश के मीडिया में, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी चलती है लोगों से। लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार उनकी क्या कर रही है, और वो जानकारी पहुंचाने का काम किसका होता है? मीडिया का। और आज के समय में अगर हम देखा जाए तो मेंस में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे प्रेस फ्रीडम का इशू हो गया, प्रेस फ्रीडम का इशू हो गया, आपका हेट स्पीच हो गया, हेट स्पीच हो गया, आपका फेक न्यूज हो गया। और जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोग टीवी न्यूज़ चैनल्स में हम लोग वो टीआरपी वाले बार्क और टीआरपी वाला जो इशू हुआ था, तो ऐसे तरीके के इश्यूज जो हैं, इनका एनालिसिस हमें जानना ज़रूरी है। इनके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इनके इनको कंट्रोल करने के लिए अभी तक क्या कर रहे हैं, और क्या क्या और किया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी इस वाले आर्टिकल के बारे में। सेकेंडली, दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस एक्वाकल्चर बिल अमिड दिन इन लोकसभा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, उसने एक एक्वाकल्चर बिल एक इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि एक बिल ये कीवर्ड है, आपको कुछ प्री के हिसाब से जानकारियां जाननी जरूरी हैं कि प्रोसीजर क्या होता है कोई भी लॉ बनने का, कि बिल से एक्ट, कोई भी लॉ कैसे बनता है। तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या आर्टिकल्स होते हैं, ये आपको बेसिक जानकारी जानना ज़रूरी है इसके बारे में। और कैसे प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं बिल से रिलेटेड, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, कौन से बिल्स पे जॉइंट सिटिंग होती है, कौन से बिल्स पे कितनी, कौन से लॉज पे कितनी टाइप की मेजॉरिटी काम करती हैं। और तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं ये एक्वाकल्चर बिल अमिड दिन। अमिड दिन का मतलब काफी शोर शराबे के बीच, केओस के बीच, काफी हंगामे के बीच ये वाला बिल इंट्रोड्यूस हुआ। क्यों हो रहा था हंगामा? क्योंकि अडानी के इशू को लेके काफी विरोध हो रहा था लोकसभा में। तो उसी के बीच में ये वाला बिल आया। तो इस वाले बिल का पूरा नाम है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये जो पूरा बिल है क्या करता है, ये ध्यान रखिएगा, अभी ये एक्ट नहीं बना है, अभी ये सिर्फ डेवलपमेंट की स्टेज में है। तो इसमें आगे चल के ये आगे चल के और डेवलपमेंट्स हो सकते हैं।
तो इस पर्सपेक्टिव से ये ज़रूरी है। और इसमें असल में है क्या, जो एक्वाकल्चर सेक्टर है इंडिया का, फिशरीज सेक्टर है, वो बहुत बूमिंग स्टेज में है आजकल। फिशरीज का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, फिशरीज का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उनका पूरे एग्रीकल्चरल जीडीपी में शेयर बढ़ता जा रहा है। लोग दिन ब दिन फिशरीज को और कल्टीवेट कर रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सरकार क्या चाहती है, इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए सरकार चाहती है और कंपनीज जो हैं वो मछलियों का पालन शुरू करें, भले ही समुद्र में या ज़मीन पे। उसको बढ़ाने के लिए बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज उन्होंने और इजी कर दी हैं और आसान कर दी हैं कि कोई भी मछली का व्यापार आराम से कर सकें। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, जैसे काफ़ी सारे प्रावधान थे जो जिन पे क्रिमिनल नेचर के थे, वो काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी। तो सरकार ने क्या करा, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। कोई ऐसी एक्टिविटी जो पहले एक क्रिमिनल केस अट्रैक्ट करती, लेकिन अब वो नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा, और लोग जो होंगे वो ये देखेंगे कि कानून जो है उन्हें फेवर कर रहा है। अब जब कानून उन्हें फेवर करेगा तो लोग उस एरिया में, उस फील्ड में, उस डायमेंशन में और ज़्यादा बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, क्योंकि वो और आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि रेगुलेशन ऑफ कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। तो ये एक अथॉरिटी है जो कि सारे कोस्ट में जितनी भी एक्वाकल्चर और फिशरीज से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको रेगुलेट करती है। तो ये बिल जो है उनके और फर्दर रेगुलेशन को इंक्रीज करता है। और ये वाला जो बिल है, नए तरीके की टेक्नोलॉजीज और नए तरीके की इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्निक्स हैं एक्वाकल्चर की, क्योंकि एक्वाकल्चर में भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं कि जैसे सैलिनिटी हो जाती है ज़मीन में, आसपास के क्रॉप्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि कई सारे एक्वाकल्चर प्लांट जो हैं वो सेलाइन होते हैं, नमकीन होते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो एक्वाकल्चर हो भी रहा है बड़े पैमाने पे, उससे आसपास के इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब इससे रिलेटेड बिजनेसेस और बढ़ेंगे तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। सरकार ये भी चाहती है, इसका ये भी फायदा होगा। और हम ये भी चाहते हैं, सरकार इस बिल के माध्यम से ये भी चाहती है कि जो एंटीबायोटिक्स या दवाएं या इंजेक्शन लगा के जो मछलियां बड़ी करी जाती हैं, वो उस पर रोक लगे, ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से एक्वाकल्चर सेक्टर हमारे देश का और आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें इसकी जानने वाले हैं। तो इसमें प्री में एक तो आपको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जानना ज़रूरी हो गया, और दूसरा आपका एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में भी एलाइड सेक्टर में फिशरीज, और फिशरीज से रिलेटेड और एक और करंट अफेयर है, कुछ समय पहले काफ़ी चल रहा था। एक स्कीम थी पीएम मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना। इसके बारे में भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, वो स्कीम भी इसी एक्ट की तरह है। तो हेलो, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल था, व्हाट इज द ओपन सोर्स सीड मूवमेंट। ये देखते हैं। तो ओपन सोर्स सीड मूवमेंट क्या होता है। जैसे ओपन सोर्स होता है, आपने सुना होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म, जैसे यूपीआई हो गया, आधार हो गया, और आपका जैसे कोविन प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ऊपर कोई अधिकार नहीं डाल सकता कि ये वाला सिर्फ मैं ही यूज करूंगा। सरकार ने क्या किया, एक मोटा सा ढांचा इस सॉफ्टवेयर का तैयार कर दिया जिसमें अलग अलग फंक्शंस होते हो, और वो जाके मार्केट के बीच में रख दिया। अब सरकार ने बोला जिसको भी इसका यूज करना है वो इसे उठा के ले जाए और अपने हिसाब से चेंजेस करके वो अपना बिजनेस रन करें। तो ये एक ओपन सोर्स वाली चीज हो गई कि कोई भी इसे अपने काम के लिए यूज कर सकता है। इस पे कोई भी अपने अधिकार नहीं जमा सकता कि हाँ ये मेरा है, मेरे अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता। ये होता है ओपन सोर्स। और सीड्स मूवमेंट, तो मैं पहले ये चीज बता दूं, इस पूरे टॉपिक की रेलेवेंस आपके स्पेशली एग्रीकल्चर, जीएस 3 एग्रीकल्चर में आता है।
एग्रीकल्चर में भी जो एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं, उसमें सीड्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, अच्छी यील्ड के लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके इस पूरे आर्टिकल की शुरुआत करते हैं कि अभी तक से हमारे देश में क्या होता आ रहा है। आपने सुना होगा कि देसी बीज की वैरायटीज होती हैं अलग अलग। तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक साल में उन्होंने एक फसल उगाई और उन्हीं बीजों को संभाल के रख लिया। अब देश के स्टेट के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में मान लीजिए चावल की फसल मान लेते हैं। तो चावल की फसल की भी नेचुरली जो वैरायटीज होती हैं अलग अलग होती हैं। साउथ इंडियन स्टेट्स में कुछ अलग वैरायटीज होती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अलग वैरायटीज होती हैं, लेकिन ये सब नेचुरली ग्रो होती हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, हर सीजन में कुछ कुछ सीड्स बचा के उनको अगले सीजन में बोते हैं। तो इससे फार्मर्स को कभी कोई इशू नहीं आता, सीड से लेके जो चलती आ रही हैं वैरायटीज वो चलेंगी। अब वेस्ट में क्या होने लगा, वेस्ट में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लगा कि हमें और ज़्यादा फसल चाहिए, और ज़्यादा यील्ड चाहिए, एक पौधे में हमें और ज़्यादा गेहूं चाहिए, और ज़्यादा चावल चाहिए। तो उन्होंने नए तरीके के आविष्कार करना शुरू किए सीड्स में। उन्होंने ऐसे फिर बीज बनाना शुरू किए कि देसी वैरायटी अगर एक पर्टिकुलर एरिया में 10 किलो अनाज देती हो, तो उनकी वाली वैरायटी जो लैब में उन्होंने बनाई है उससे 25 किलो का और चावल या गेहूं की फसल हो। तो ये एक बहुत खास तरीके की वैरायटीज होती हैं जो लैब में बनाई जाती हैं। ऐसे खास तरीके के बीज होते हैं जो अलग अलग कंपनीज जो हैं अपने आविष्कारों से बनाती हैं। तो अब जब ऐसी कंपनीज जो हैं ऐसी सीड्स बनाती हैं, तो उनमें एक कॉन्सेप्ट आता है, एक मिनट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक कानून होता है जो कहता है अगर आपने कोई भी आविष्कार किया हो जो कि बहुत यूनिक हो, जो कि और कहीं पे अभी एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो वो उसका यूजेज, उस आविष्कार को इस्तेमाल करने का हक सिर्फ आपका होगा। कोई और अगर उसकी नकली कॉपी बनाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये होता है। तो जो बड़ी बड़ी बीज बनाने की कंपनी होती हैं, अलग अलग तरीके के बीज बनाती हैं जिससे बहुत फसल ज़्यादा होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है, अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जो नेचुरल से अलग हो, उनको ये आईपीआर के अंडर रजिस्टर कर लेती हैं। आईपीआर के अंडर रजिस्टर करने का ये मतलब हुआ, अब जिस तरीके से उन्होंने वो बीज बनाए, प्लांट की जो वैरायटी थी जो बहुत अच्छी फसल दे रही थी, लैब में बनाई थी, अब उस कंपनी के अलावा मान लीजिए एक कंपनी है एक्स, उसने एक वीट की वैरायटी बनाई जिसका नाम है वीट वन, जिसकी फसल नॉर्मल फसल से दुगनी होती है। इसको इसने कर लिया आईपीआर के अंडर रजिस्टर। अब क्या होगा, कोई और कंपनी इस वाली वैरायटी को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, इसका उत्पादन नहीं कर सकती। इसको करने का हक सिर्फ इसे है, और मार्केट में वीट वन जो है सिर्फ इसी के ही नाम से बिकेगा। तो ये होता है पूरा सीड का जो मार्केट होता है, ऐसे काम करता है। और अब इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं कि अगर जो फार्मर्स हैं धीरे धीरे करके अगर वीट वन वाली वैरायटी को कल्टीवेट करने लगे, नेचुरल वाली वैरायटी को कल्टीवेट नहीं करने लगे, तो वो इसके आदी बन जाएंगे और वो इसके ऊपर डिपेंड करने लगेंगे। अब इन बीज की खास बात ये होती है, ये बीज एक बार फसल कटने के बाद फिर से बोए नहीं जा सकते हैं, ये हमेशा इस कंपनी से सिर्फ खरीदे जा सकते हैं। तो फार्मर जो है इन बीजों को अगले साल के लिए नहीं बचा सकते। तो अब इसके पास पावर होती है कि हर फसल के बाद फार्मर जो होता है फार्मर जो होता है हर फसल के बाद इस कंपनी के पास जाता है, इससे बीज खरीदता है, बीज बोता है और फसल बेचता है। हर साल ये साइकिल रिपीट होती है। पहले जो बीज बचाए जाते थे अब ऐसा नहीं होता। तो जब ये कंपनी समझ जाती है ये करना, तब ये अपना दाम और बढ़ाने लगती है
और ऐसे करते करते इतना बढ़ा देती है कि फार्मर जो हैं इसको खरीद नहीं पाते हैं। तो अलग अलग इंडिया में जो सीड की वैरायटीज आती हैं वो इस तरीके से काम करती हैं। इसमें यह होता है कि जो ओपन सोर्स वाला जो सीड वाला जो हम बात कर रहे थे अभी तक, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है सीड और प्लांट्स के लिए, प्लांट की वैरायटीज के लिए, हम लोग उसे कहते हैं प्लांट ब्रीडर राइट्स। प्लांट ब्रीडर राइट्स कहते हैं उन्हें। और इसमें अगर कोई भी अपनी सीड रजिस्टर करा लेता है तो उस कंपनी को फायदा होता है कि उस बीज के बिकने से उन्हें रॉयल्टी मिलेगी, उन्हें पैसा मिलेगा। जो आईपीआर के कानून हैं वो इसको लीगली इन्फोर्स करा सकती है ये कंपनी प्लांट ब्रीडर राइट के माध्यम से। और उसके बाद अगर कोई और उन बीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है अपने तरीके से तो उसको करने से रोका भी जा सकता है। और डब्ल्यूटीओ जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कहता है हर देश में कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए जिससे इन कंपनीज के अधिकार प्लांट ब्रीडर राइट के अंडर आ जाएं और ये प्रोटेक्टेड रहें। तो अब हमने जाना कि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं कि जैसे पहले हमारी कंट्री में सीड्स बचाए जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है, अब इनके ऊपर डिपेंडेंस आ जाती है। और उसके बाद ये होता है कि जब डिपेंडेंस आ जाती है, बाहर के बीज ही यूज होते हैं, तो कंट्री का जो अपना रिसर्च एंड इनोवेशन है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर से ही सारे बीज अब आते हैं। और उसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इनका मोनोपोलाइजेशन होने लगता है। क्या? मोनोपोलाइजेशन, कि मार्केट में ये और किसी कंपनी को ग्रो होने ही नहीं देते। सिर्फ इन्हीं का ही पूरे मार्केट में प्रोडक्ट बिकेगा, इन्हीं के नाम से बिकेगा और इन्हीं की कंपनी से बिकेगा। कोई और बेचना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये होता है अ, अभी तक जनरली जो होता आ रहा है। तो इसलिए यह आर्टिकल बात करता है कि ओपन सोर्स सीड मूवमेंट होना चाहिए। जो सीड डेवलप होती हैं उनमें कोई आईपीआर के साथ रजिस्टर नहीं कराना चाहिए, ताकि जो सीड बन रही हैं उसको हर कोई यूज कर सके। तो और कैसे कर सकते हैं? जब फार्मर्स इसमें खुद पार्टिसिपेट करें, खुद कहीं ना कहीं थोड़ा इनिशिएटिव लें इसको आगे बढ़ाने का। अब इसके बाद एक और चीज जान लेते हैं इसी आर्टिकल से रिलेटेड। हमारे कंट्री में सीड से रिलेटेड क्या पॉलिसीज हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा नेशनल सीड पॉलिसी, जो कि 2002 में आई थी। नेशनल सीड्स पॉलिसी 2002। और दूसरा एक एक्ट है इंडिया प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट्स एक्ट। इंडिया प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट्स एक्ट। ये दो पॉलिसीज हैं जो इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करती हैं। और अब ये पूरा हो गया इस आर्टिकल के बारे में। अब देखते हैं एनपीसीआईज न्यू सर्कुलर ऑन लेवाई चार्जेस। तो हम ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स हो गया जैसे रुपे हो गया, ठीक है, और यूपीआई हो गया, और अलग अलग तरीके के पेमेंट सिस्टम्स होते हैं जैसे एईपीएस हो गया, आईएमपीएस हो गया, एनईएफटी हो गया। तो इन काफ़ी सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कौन करता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी हम कुछ लेक्चर्स पहले देख चुके हैं। तो अभी इसने एक नई सूचना जारी करी है। तो इन्होंने ऐसा किया है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे आपने अक्सर यूज़ किया होगा, वॉलेट्स यूज़ किए होंगे अपने फ़ोन में, जैसे पेटीएम का जो वॉलेट होता है, फ़ोन पे का वॉलेट होता है। तो एप्लीकेशन का एक अपना वॉलेट होता है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे फुल करते हैं।
और उस वॉलेट से फिर और कहीं भी खर्चा करना होता है वहां करते हैं। ये बिल्कुल आपके अपने खुद के वॉलेट की तरह हो गया कि आप उसमें पैसे डालते हैं, उसे चार्ज करते हैं और उसके बाद कहीं भी जाके एक्सपेंडिचर करते हैं। तो अब इस एनपीसीआई ने बोला है कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे वॉलेट हो गया या फिर कोई गिफ्ट कार्ड हो गया, गिफ्ट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करेगा कितना, 2,000 रुपए से ज्यादा का, तो उस पे 1.1% का एक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जिसे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहेंगे। और ये जो है, ये वो पूरा पैसा जो है सरकार के पास जाएगा। और इन पीपीआई की खास बात ये होती है कि ये जो होते हैं इंटर ऑपरेबल होते हैं। पीपीआई जो होते हैं इंटर ऑपरेबल, यूपीआई के साथ जुड़ने के बाद ये इंटर ऑपरेबल हो गया। पहले क्या होता था, आप सिर्फ पेटीएम के यूजर को सिर्फ पेटीएम की ऐप से दे पाएंगे, फोन पे के यूजर को फोन पे से दे पाएंगे। अब क्या होता है, अब फोन पे वाला भी पेटीएम को दे सकता है और पेटीएम वाला फोन पे को दे सकता है। अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रही कि सिर्फ मेरी ही ऐप होनी चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन से मैं किसी पे भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, किसी का भी वॉलेट यूज करके। तो ये एक न्यूज है। अगला है, इनक्वाइस डिप्लॉयज 2 more gliders into the Bay of Bengal to study the climate change। ये आपका मोस्टली प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, प्रीलिम्स में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो इंडियन इनक्वाइस क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। इससे रिलेटेड हमने एक और वीडियो बनाया था, मिशन समुद्रयान, उसके बारे में इनक्वाइस और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का डिस्कशन किया है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो दो ट्यूब्स जैसी हैं, दो पाइप, मोटे से पाइप जैसे हैं, ये असल में ग्लाइडर्स हैं। ये छोटी सी पनडुब्बी जैसी है या फिर एक अंडर वाटर वेसल की तरह है जो पानी के नीचे जाएगा और नीचे के डेटा थोड़ा गैदर करेगा। और इसका नाम है स्लोकम ग्लाइडर, SLOCUM, स्लोकम ग्लाइडर। तो प्रीलिम्स में अक्सर करके ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि स्लोकम ग्लाइडर दे दिया और नीचे पूछ लिया क्या है ये, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि उनमें से सही मैच करिए। उनमें से एक होगा आपका अंडर वाटर ग्लाइडर। और ये जा क्यों रहे हैं, बेसिकली नीचे का जो बायो जियो केमिकल सिनेरियो है, नीचे का जो इन्वायरमेंट है, उसे स्टडी करने और देखने की क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है। ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि हम कहाँ पे कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में। और इसमें एक और ध्यान रखिएगा, कौन सी वेसल से इन्हें लॉन्च किया जा रहा है, उसका नाम है सागर मंजूषा। सागर, तो ये एक बड़ा सा व्हीकल है, उसमें दो ऐसे ग्लाइडर ऐसे अटैच किए गए हैं और इनको ये डिप्लॉय करेंगे। और इस वाले वेसल का पूरा नाम है ये। तो ये चीज हो गई, ये इंफॉर्मेशन हो गई, इसको इसके बारे में, इस आर्टिकल के बारे में ये चीजें आपको जानना जरूरी है। और एक और है, ये जो जो भी ग्लाइडर्स हैं ये लगभग 15 घंटे के लिए नीचे रह सकते हैं और ये लिथियम आयन बैटरीज द्वारा पावर होते हैं। अब एक और आ गया, आर्टिकल आया था, उत्तर प्रदेश टू सेट अप यूनिफाइड कमीशन फॉर टीचर रिक्रूटमेंट। तो उत्तर प्रदेश ने ये वाला एक कमीशन बैठाने का फैसला लिया है ताकि वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, भले ही वो गवर्नमेंटल होते हैं या नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, और स्पेशली माइनॉरिटी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए। फॉर इंस्टेंस, जैसे आपने मदरसा का नाम सुना होगा या फिर मिशनरी स्कूल्स का नाम सुना होगा।
तो ये होते हैं आपके माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं। तो यहाँ पे जितने भी टीचिंग स्टाफ की कमी पड़ रही है, सरकार उनकी भर्ती के लिए कमीशन जारी करेगी, ताकि वो देख सकें कि क्या स्टेटस है, कितने टीचर्स की हमें और ज़रूरत है, और कैसे हम उन्हें जल्दी से जल्दी रिक्रूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके प्री की रेलेवेंस है। यहाँ पे पॉलिटी में भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आता है फंडामेंटल राइट। कौन सा वाला? आर्टिकल 30 होता है। तो आर्टिकल 30 क्या होता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो माइनॉरिटीज का अधिकार होता है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सके या फिर एडमिनिस्टर कर सकें। और जब भी, और दूसरा आर्टिकल 30 का तो ये क्लॉज 1 होता है, और आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 होता है कि जब भी स्टेट ऐसे इंस्टीट्यूट को किसी भी तरीके की सहायता करेगा, भले ही वो फाइनेंशियल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कुछ भी, तो किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के बीच स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये होता है आर्टिकल 30। लेकिन इसका कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है, जिसके तहत ये हो रहा है। सरकार जो है वहाँ के गुड गवर्नेंस के लिए चाहे तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स उठा सकती है, जैसे वहाँ के थोड़े करिकुलम को रेगुलेट करना, और वहाँ के टीचर स्टाफ और टीचर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेट जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ऐसे कदम उठा सकती है। वो इसलिए ताकि वहाँ के स्टैंडर्ड्स और बढ़ें, और जितना भी एजुकेशनल सिनेरियो है हमारे कंट्री में, जो एजुकेशनल करिकुलम है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उससे मैच करे वो। तो ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पे। आज का एडिटोरियल किस चीज के ऊपर था? द टेक अवे फ्रॉम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस। तो ऑथर ने मैं इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस, तो उसका बेसिकली पूरा जिस्ट दिया है, बताया है कि वो क्या था, वहां पे क्या क्या हुआ है, इंडिया का वहां पे क्या योगदान रहा है, क्या सिनेरियो रहा है, और आगे हम उसे कैसे आगे हम और कैसे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस जो है ये है क्या। वाटर कॉन्फ्रेंस है क्या? इट इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट एम्स to better align activities by governments, by अलग अलग स्टेक होल्डर्स एंड अ फ्यू ग्रैंड चैलेंजेस इन वाटर सेक्टर। तो वाटर के सेक्टर में दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। वाटर स्केर्सिटी की चैलेंजेस आ रहे हैं, फ्लडिंग की चैलेंजेस आ रहे हैं, वाटर एरोजन के चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे तरीके के वाटर के चैलेंजेस होते हैं। तो उन चैलेंजेस को अलग अलग एंटिटीज, जैसे सरकार हो गई, अलग अलग कंपनी हो गई, एनजीओ हो गए, या फंड करने वाले लोग हो गए, वो सभी साथ में मिलके इन इश्यूज को कैसे टैकल कर पाए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सब लोगों ने ये वाली कॉन्फ्रेंस करना शुरू करी, वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे ये वाला इशू डिस्कस करना शुरू किया। तो सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये 1977 में हुई थी। तो इस ये वाला एक फैक्ट ध्यान रखिएगा कि ये सेकेंड वाटर कॉन्फ्रेंस है, पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है। एग्जाम में अक्सर आपको ऐसे फंसाया जाता है, फर्स्ट इट इज द फर्स्ट वाटर कॉन्फ्रेंस या फिर इट इज द सेकेंड वाटर कॉन्फ्रेंस। आपको नीचे चूज करना होता है करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली वन, ओनली टू, ऐसे करके। इट रिजल्टेड इन द फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल पीपल हैव राइट टू एक्सेस सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पे आके सारे देशों ने एक एक्शन प्लान, एक डॉक्यूमेंट तैयार करा, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया हाँ कि हम हाँ इस तरीके के स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि लोगों का जो हक है अच्छे क्लीन वाटर के एक्सेस का तक पहुंचने का जो हक है वो पूरा कर सकें, और सैनिटेशन पे भी हम काम कर सकें। और यहाँ की थीम थी आर वाटरशेड मोमेंट यूनाइटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च 2023 से। और इस बार की वाटर डे की थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग चेंज।
ये वाले आपके स्पेशली यूपी पीसीएस या फिर जो स्टेट पीसीएस वाले जो सवाल होते हैं उनमें आपकी थीम्स और डेज पूछे जाते हैं, और तो ये जानना है। तो इस पूरे का सेंट्रल आइडिया क्या था कि ये न्यूयॉर्क में हुआ था पहली बात तो 46 लगभग लगभग 50 साल बाद हुआ था ये कॉन्फ्रेंस एंड एट आइडेंटिफाई गेम चेंजिंग आइडियाज, आइडेंटिफाई गेम चेंजिंग आइडियाज एंड मेक रिकमेंडेशन टू पॉलिसी मेकर्स। तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था, हम देख सकें क्या क्या नए आइडियाज इनोवेशंस हम सामने ला सकते हैं वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, एंड उन्हें सरकारों तक कैसे पहुंचा सकते हैं और उसे सरकार धरातल पे कैसे इम्प्लीमेंट कैसे लागू कर सकती है। अब इसमें पूरी कॉन्फ्रेंस में किन किन चीजों के ऊपर, किन किन एरियाज के ऊपर यहां पे बात हुई है, तो देखते हैं। वाटर फॉर हेल्थ, वाटर को अलग अलग चीजों से जोड़ के बात करी है, हेल्थ की बात करी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट के साथ जोड़ के बात करी है, आपस में कोऑपरेशन के पर्सपेक्टिव में बात करी है, और वाटर एक्शन डेकेड। तो वाटर फॉर हेल्थ में बात करी है एक्सेस टू वॉश, ये अक्सर एक रिकरिंग टर्म होता है, WASH। इसका फुल फॉर्म होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इंक्लूडिंग द ह्यूमन राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये पहली थीम थी कि हम सेहत के लिए वाटर को सेहत से कैसे जोड़ सकते हैं, सैनिटेशन से जोड़ सकते हैं, हाइजीन से जोड़ सकते हैं, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन मामलों में हमें इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे द वाटर एनर्जी फूड नेक्सस, सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड अर्बन डेवलपमेंट से जोड़ के हमें करना है ये। वाटर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एनवायरनमेंट में क्या थीम है, सोर्स टू सी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। वाटर फॉर कोऑपरेशन में ट्रांस बाउंड्री एंड इंटरनेशनल वाटर कोऑपरेशन अक्रॉस सेक्टोरल कोऑपरेशन, वाटर अक्रॉस द 2030 एजेंडा। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि रिवर्स जो होती हैं अलग अलग देशों से होके जाती हैं, रिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती, जैसे इंडस हो गई, इंडस जो है इंडिया और पाकिस्तान से होके जाती हैं। तो ताकि उस रिवर को हम कंजर्व कर पाए, इसलिए ज़रूरी होता है कि दोनों कंट्रीज के बीच पानी को लेके कोऑपरेशन हो। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन होता है, इंडिया नेपाल के बीच में अच्छा कोऑपरेशन होता है रिवर्स को लेके, ताकि रिवर्स का कंजर्वेशन बना रहे, डिजास्टर्स नहीं रहे, और अच्छा सा रिवर रिजीम बना रहे। और क्या है, वाटर एक्शन डेकेड है, एक्सेलरेटिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ डेकेड फॉर एक्शन इंक्लूडिंग थ्रू UN सेक्रेटरी जनरल्स प्लान। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे जो आपका वाटर एक्शन डेकेड है, वाटर एक्शन डेकेड जो हमने अभी लास्ट में बात करी थी, ये कब से कब तक है, 2018 से लेके 2028 तक है। और इस वाले कॉन्फ्रेंस में इसका मिड रिव्यू हुआ है कि इस वाले इनिशिएटिव को लेके अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। ये चीज हुई है। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये आपकी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को लेके की गई है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और अब आगे देखते हैं, अब इससे आउटकम्स क्या निकले, ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस हुई क्या आउटकम है, यहां पे आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर एक्शन एजेंडा यहां पे जारी किया गया। एज अ पार्ट ऑफ एजेंडा देयर वर 713 वॉलंटरी कमिटमेंट्स। तो ये वाला इसका बेसिक आउटकम है कि ये वाटर एक्शन एजेंडा आया। इस एजेंडा में सारे कंट्रीज जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, कंपनीज, NGO, स्टेक होल्डर, सरकार, उन्होंने आके कमिटमेंट दिया, बोला कि हाँ हम मानते हैं पानी की समस्याएं बहुत गहरी समस्या हैं, गंभीर समस्याएं हैं।
उनको लड़ने के लिए हम लोगों को साथ में काम करना चाहिए, और हम अपना खुद का कुछ कमिटमेंट देते हैं, खुद की तरफ से हम बोलते हैं कि हाँ हम अपनी स्वेच्छा के हिसाब से इतना पैसा इस सेक्टर में लगाएंगे इन गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो अलग अलग कंट्रीज ने अपने अलग अलग गोल्स और कमिटमेंट्स जारी किए पब्लिकली इंटरनेशनल लेवल पे कि हम इतना पैसा इन गोल्स को फुलफिल करने में लगाएंगे। तो ऐसे हर कंट्री, हर स्टेक होल्डर ने किया। जैसे इंडिया ने $50 बिलियन का कमिटमेंट दिया, वहां पे जाके बोला कि हाँ हम मानते हैं और हम $50 बिलियन अलग से हम रखते हैं इस गोल को फुलफिल करने में। और स्पेशली किसके लिए? जो जल जीवन मिशन है, वाटर कंजर्वेशन, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए। क्लाइमेट रेजिलियंट वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी में इस एरिया में यूनाइटेड स्टेट ने अपना कुछ कमिटमेंट दिया। क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसी बिल्डिंगें बनाना, ऐसे संस्थाएं बनाना, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाना जिससे वाटर कंजर्व हो सके, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, तापमान बढ़ने से पानी की कमी ना हो, और सैनिटेशन को मैनेज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूएस ने कमिटमेंट दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जापान ने भी इसी तरीके से कमिटमेंट दिया। सॉल्यूशंस ऑफ वाटर रिलेटेड सोशल इश्यूज हो गए फेस्ड बाय द एशिया पैसिफिक रीजन। और ऐसे ही करके अलग अलग कंट्री, जैसे वियतनाम ने किस चीज को दिया? रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए कमिटमेंट दिया, क्लीन रनिंग वाटर के लिए कमिटमेंट दिया। अफ्रीकन यूनियन कमीशन जो है, उन्होंने वाटर इन्वेस्टमेंट गैप को कम करने के लिए कमिटमेंट दिया यहाँ पे। यूरोपियन यूनियन जो है, ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूव करने के लिए कमिटमेंट दिया। और वाटर कन्वेंशन एंड ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन के लिए स्विट्जरलैंड। तो काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज, काफी सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डेवलप्ड नेशंस जो हैं, उन्होंने कुछ कुछ अपने कमिटमेंट्स जारी किए। जैसे 70 मिलियन हो गया, 30 बिलियन हो गया, और ऐसे करके उन्होंने बताया कि हाँ ये हम कमिटमेंट कर रहे हैं। और ये जो कमिटमेंट है ये एक टाइप से बताने वाली चीज है, ये कुछ लीगली बाइंडिंग नहीं है। उन्होंने कहीं साइन नहीं किया है कि हाँ हम अगर ये फुलफिल नहीं करेंगे तो हम लीगली हम पेनलाइज कर सकते हैं। ये नॉन बाइंडिंग चीजें होती हैं, ये एक टाइप से प्रॉमिस है, ओरल प्रॉमिस कमिटमेंट जो हो गया यहाँ पे। तो इन कमिटमेंट्स के साथ अब ऑथर जो बात करता है, इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। जो भी कमिटमेंट्स हैं, अगर कोई उसे फुलफिल ना करे तो कोई आके ये नहीं कह सकता कि आप दंड के भागी हैं और आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आपने कमिटमेंट पूरा नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है, वाटर एक्शन एजेंडा डिड नॉट इंक्लूड लोकल कम्युनिटीज फॉर वाटर मैनेजमेंट। ये हम आज के समय में जानते हैं, इस फैक्ट को एडमिट कर रहे हैं कि जितनी भी दुनिया भर की पॉलिसीज हैं, भले ही वो ग्लोबल हो, नेशनल हो, स्टेट हो, लोकल हो, हर पॉलिसी में जिसमें आम आदमी इफेक्ट होता है, उस पॉलिसी को बनाने के लिए आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, उसके ओपिनियंस लेना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि किस रीजन में कौन सी दिक्कत फेस करी जा रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस में लोकल कम्युनिटीज जो होती हैं, जो असल में ये इश्यूज फेस कर रही होती हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। Conference failed to address the violence and the threat faced by the communities trying to protect dwindling water resources। तो कम्युनिटीज जब पानी के रिसोर्सेज को बचाने के लिए जब ये वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, ये चीज का डिस्कशन इसमें नहीं हुआ है। तो और एक और चीज के बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें ऑथर ने और क्या क्या चैलेंजेस डिस्कस किए हैं इस वाले कॉन्फ्रेंस को लेके। सबसे पहला है फाइनेंस। फाइनेंस को लेके कुछ कुछ दिक्कतें बताई हैं कि फाइनेंस को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ है कि कैसे एक कलेक्टिवली ये एफर्ट जो है कैसे आगे बढ़ेगा, उसके लिए जो फाइनेंसेस चाहिए होते हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। दूसरा ये डिस्कस किया था, कमिटमेंट्स आर गुड बट देर इज नो फाइनेंशियल टारगेट। तो नो डिस्कशन एंड नो फाइनेंशियल टारगेट। तो इससे हमें पता चलता है
कि जितने भी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो कमिटमेंट दिए गए हैं उनमें कोई टारगेट नहीं लगाया गया है, कोई डेडलाइन टाइप की या फिर कुछ फिक्स्ड गोल नहीं है उसमें। ये काफी ओपन एंडेड टाइप का है कि जो चाहे वो अपने मर्जी से उतना करे, किसी के ऊपर कोई टारगेट नहीं है। दूसरा इशू है वाटर अकाउंटिंग एंड डेटा। तो कौन सा कंट्री कितना पानी यूज कर रहा है, कितना वहां पे शॉर्टेज है, तो वाटर से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है, जो डेटा गैदरिंग होती है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। हमें ये नहीं पता कि वाटर से रिलेटेड क्या क्या डेटा है, क्या क्या इश्यूज हैं जो असल में हमें रियलिटी देते, और उसकी वजह से हम एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बना सकते हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास वाटर अकाउंटिंग का, वाटर को काउंट करने का बहुत कोई साधन नहीं है, और उससे रिलेटेड कुछ खास डेटा नहीं है। जितना भी डेटा है वो बहुत वेग है, बहुत मोटा मोटा है। अब देखते हैं इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या होता है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, जो कि अब लगभग 58% से बढ़कर 63% हो चुका है। हमारी कंट्री में 80% ऑफ इरिगेशन जो है वो 80% ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो एग्रीकल्चर में जाते हैं, और एग्रीकल्चर में भी 80% ऑफ जो इरिगेशन होता है, लगभग 70 to 80% वो ग्राउंड वाटर से किया जाता है। तो स्पेशली जो नॉर्दर्न बेल्ट है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, और जितनी भी एलुवियल वाली बेल्ट है वहां पे ग्राउंड वाटर जो है बहुत भारी मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जितना बारिश से वापस जाके भरता नहीं है उससे ज्यादा पानी निकाल के इरिगेशन किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन जो है रिचार्ज से बहुत ज्यादा है। पहले 58% हुआ करता था, अब जो डेटा है वो 63% हो चुका है। और इसी के इंडिया में एक और इशू है, इरेटिक रेनफॉल। जो मॉनसून आता है वो कई बार बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, बहुत मॉनसून डेफिसिट हो जाता है, पानी नहीं आता है काफ़ी सारे एरियाज में, तो वहाँ पे पीने के पानी की इशू, इरिगेशन के लिए पानी की इशू, तो उसमें दिक्कत आ जाते हैं। और तीसरा है एक हमारा गवर्नेंस इशू। गवर्नेंस इशू क्या है, जैसे हम सब जानते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होती है, वैसे वाटर बोर्ड्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो कि सारे वाटर से रिलेटेड हर स्टेट में पॉलिसीज को मैनेज करते हैं। लेकिन जो इन वाटर बोर्ड जो होते हैं, ये संस्था होती है जो स्टेट वाटर बोर्ड, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही होती। वहाँ पे वैकेंसीज बहुत होती हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है बहुत मोटिवेटेड नहीं होता है, या फिर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ग्रास रूट लेवल पे उनका कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। तो जो बॉडीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, कहीं ना कहीं वो भी अच्छे से इंडिया में फंक्शन नहीं कर पाती हैं। तो वाटर से रिलेटेड ऑथर ने ये भी कुछ चीजें मेंशन करी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक एडिशनल पॉइंट है, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर और वाटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो स्पेशली आपके प्री से रिलेटेड ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि पानी से संबंधित कौन कौन सी सरकारें स्कीम लाती है। तो अटल भूजल योजना है, ये याद रखिएगा, ये कुछ चीजें कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे फंड करती है, और ये पार्शियली फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे फंड करती है, कोई स्टेट नहीं करता है, लेकिन साथ ही में वर्ल्ड बैंक भी इसमें पैसा कंट्रीब्यूट करता है। ये क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डिमांड साइड इंटरवेंशन फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये ग्राउंड वाटर की स्कीम है जिसमें वर्ल्ड बैंक से भी पैसा आता है, और ये कम्युनिटी, जितने भी पूरे कम्युनिटी है, गांव के लोग होते हैं, उन सब का पार्टिसिपेशन के माध्यम से ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने की ये स्कीम है। दूसरा है पीएम कृषि सिंचाई योजना है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें कुछ हिस्सा, कुछ योगदान केंद्र सरकार लगाती है और कुछ योगदान जो है राज्य सरकार लगाती है टू एनहांस
एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म, एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म मतलब इरिगेशन की सुविधाएं और अच्छे से पहुंच पाए। एक्सपैंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, इरिगेशन के अंडर और सारा एरिया हम ला सकें। इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, इरिगेशन का जो पानी है उसको और कुशलता से कैसे हम इस्तेमाल कर पाएं। और सस्टेनेबल कंजर्वेशन प्रैक्टिस, और जो पानी है भी उसको हम कंजर्व कैसे कर पाएं, कैसे बचा पाएं। तो ये होती है पीएम कृषि सिंचाई योजना। उसके बाद है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड स्कीम है, लेकिन ये अर्बन एरियाज के लिए है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिलेक्टेड अर्बन एरिया सेक्टर्स फॉर वाटर सप्लाई, स्टॉर्म ड्रेन ड्रेनेज, ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क, सीवरेज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट। तो शहरों में जैसे फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं शहर में, जब बारिश होती है तो उस पानी को कैसे बचाएं। अलग अलग ग्रीन स्पेस बनाएं, पार्क्स बनाएं जो वाटर को जमीन में कंजर्व करके रखें। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सीवेज निकल रहा है, उससे हम वाटर कैसे कंजर्व करें, उसको बेटर मैनेज कैसे करें। और जल शक्ति अभियान है वाटर कंजर्वेशन और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फोकसिंग ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन और वाटरशेड डेवलपमेंट। तो जल शक्ति अभियान बेसिकली वाटर को कंजर्व करने की स्कीम है। कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के, जैसे छत पे पानी आया, छत से पानी सीधे पाइप से ग्राउंड वाटर में पहुंच गया। ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज जो होती हैं, जैसे टैंक्स हो गए, बंद हो गए, और जैसे स्टेप वेल्स हो गए, तो उनको और प्रमोट करना। इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन और पेड़ लगाना, और वाटरशेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और इसके अलावा आप एक और पढ़ सकते हैं, जल जीवन मिशन। इसके बारे में आप, इस वाली स्कीम के बारे में आप फर्दर रीड करिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक का हमारा आज का डिस्कशन बेसिकली ओवरऑल हो चुका है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आगे क्या क्या आ सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चंस जो जो आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा आप अगली 3-4 स्लाइड्स को पॉज करें, आप इन क्वेश्चंस को पूरा लाइन बाय लाइन केयरफुली पढ़ें। ये जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिए। जैसे ये 2013 में आ चुका है, इनको पॉज करें और इनका जो आंसर है आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको रीड करिए। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, सॉरी, ये है नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट फॉर रेन फेड एरियाज। ये वाला जो है ये यहाँ पे आएगा। ये वाला जो है, आप क्वेश्चन पॉज करिए, इसका आंसर मेंशन करिए, और ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए पॉज द स्क्रीन, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अब इसके बाद एक मेंस का मॉक क्वेश्चन है कि व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। आप इस क्वेश्चन को 250 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। और जो आंसर्स हैं आपको कुछ टाइम में कन्वे हो जाएंगे, मॉडल आंसर जो हैं जितने भी अभी दे रहा हूं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा आपको इन आर्टिकल से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो जो अभी हमने डिस्कस किया, या कोई कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उसका आपको उत्तर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।